आज है 20 मार्च। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में नामांकित पांडवला गुट्टा तथा रामगढ़ क्रेटर निम्नलिखित में से क्रमशः किन राज्यों में अवस्थित हैं? ये एक रॉक है और ये एक क्रेटर है जो उल्का के कारण बना है, ठीक है। और इसका उत्तर गुजरात राजस्थान होगा, उड़ीसा राजस्थान होगा, या राजस्थान उड़ीसा होगा, या तेलंगाना राजस्थान होगा। उत्तर होगा डी, यानी तेलंगाना और राजस्थान। देख लीजिए एक बार, ये पांडवला गुट्टा है और देखते हैं, ये है पांडवला गुट्टा। पांडवला गुट्टा हिमालय पर्वत से पहले का एक प्राचीन भूवैज्ञानिक आकृति है, ठीक है, जिसे आधिकारिक तौर पर तेलंगाना में एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। याद रखिएगा, ये एकमात्र है तेलंगाना का। यह मान्यता क्षेत्र की भूवैज्ञानिक विरासत को संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यानी कि किसी भी विरासत स्थल को अगर भूवैज्ञानिक विरासत स्थल घोषित करते हैं तो उसके संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब एक बार क्रेटर को और देख लेते हैं। राजस्थान के रामगढ़ क्रेटर की उत्पत्ति लगभग 165 मिलियन वर्ष पूर्व एक उल्का प्रभाव के कारण हुई थी। 3 किलोमीटर व्यास के साथ यह क्रेटर आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सुविधा प्रदान करता है जो संबद्ध क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता में योगदान देता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, राजस्थान के रामगढ़ में है। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रीजेंस प्रायद्वीप में 16 मार्च 2024 को ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई। रीजेंस प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? प्रश्न है ऑप्शन है डेनमार्क, ग्रीनलैंड, आइसलैंड या इंडोनेशिया। उत्तर होगा इसका आइसलैंड। देख लीजिए एक बार, उत्तर होगा आइसलैंड। ये है रीजेंस प्रायद्वीप में, ये है वो जो वॉल्केनो जो विस्फोट हुई है वो ये है। आइसलैंड के रीजेंस प्रायद्वीप में 16 मार्च 2024 को ज्वालामुखी विस्फोट के बाद दक्षिणी आइसलैंड में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई, ठीक है। इसे देखते हुए वहाँ के लोकप्रिय पर्यटन स्थल ब्लू लैगून सहित आसपास के क्षेत्रों को खाली कराया गया। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये क्या है? ये आइसलैंड है, और ये देख लीजिए, ये ब्रिटेन का भाग है, ये अपना पूरा यूरोप है, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला क्षेत्र, और ये है आइसलैंड। और यहाँ पर जो है एक ब्लू लैगून पर्यटन स्थल और है, इस चीज़ को आप याद कर लेना अच्छे से। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का परिचालन किस राज्य में शुरू हुआ है? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या मेघालय। उत्तर होगा इसका अरुणाचल प्रदेश। देख लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में ईटानगर की अपनी यात्रा के दौरान राज्य की ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार इसका चित्र देख लीजिए, एक बार इसके फैक्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य के निचले दिबांग घाटी जिले में एक नई फैक्ट्री स्थापित की गई है। यह फैक्ट्री मिशन पाम ऑयल का हिस्सा है और NMEO यानी कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम के तहत भारत की पहली ऑयल पाम फैक्ट्री है। भारत सरकार ने अगस्त 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम NMEOP लॉन्च किया था। इस मिशन का लक्ष्य पाम ऑयल की खेती को बढ़ाना और 2025-26 तक कच्चे पाम तेल के उत्पादन को 11.20 लाख टन तक बढ़ाना था, ठीक है। ये चीज। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ स्थापित किया गया है? तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। इसका उत्तर होगा उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटन किसने किया है? नवीन पटनायक ने, जो वहाँ के CM हैं। तो देख लीजिए, नवीन पटनायक ने कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र और इंडोर जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। जलीय केंद्र भी याद रखना। अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। सिप्री की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत को हथियार आपूर्तिकर्ता देशों में प्रथम 3 में निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या इजराइल। इसका उत्तर होगा इजराइल। जी हाँ, पहले नंबर पर है रूस, सेकंड पर है फ्रांस और थर्ड पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ से रूस से होती है 36% आयात हमारे डिफेंस का, और यहाँ से होता है 33%, और संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है 13%, ठीक है। देख लीजिए एक बार, उत्तर डी सही है। भारत को शीर्ष 3 आपूर्तिकर्ता देशों में रूस 36%, फ्रांस 33%, US 13%, और दुनिया के शीर्ष 3 हथियार आयातक देशों में पहले पर है भारत, दूसरे पर है सऊदी अरब और तीसरे पर है कतर, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में
नवनीत कुमार सहगल को राष्ट्रपति ने प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। निम्नलिखित में से बताएं सहगल ने किसका स्थान लिया है? चंद्रवीर, ए सूर्य प्रकाश, राहुल सिंह या ज्ञानेश कुमार? इसका उत्तर होगा ए सूर्य प्रकाश। देख लीजिए एक बार, ये हैं नवनीत कुमार सहगल और इनको चुना गया है हाल ही में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष। पढ़ लेते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार राष्ट्रपति ने चयन समिति की सिफारिश पर नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश का स्थान लेंगे। देखिए, इनका कार्यकाल 2020 तक ही था, उसके बाद में ये कार्यकाल रिक्ति थी, ये इनको चुना गया लेकिन ये रिक्ति थी अभी। सहगल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उस अवधि तक पद पर बने रहेंगे। ये याद रखना कि या तो 3 वर्ष तक वो अपनी सेवा प्रदान करेंगे या फिर सेवा प्रदान करने के दौरान अगर उनकी उम्र 70 वर्ष हो जाती है तो वो अपने सेवा मुक्त हो जाएंगे। अगला पॉइंट देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति प्रसार भारती के अध्यक्ष पद के लिए चयन समिति के प्रमुख होते हैं। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? चीफ होते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा और कौन होता है? तो देखो, इसके अलावा एक होते हैं भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष और एक होते हैं राष्ट्रपति द्वारा नामित एक सदस्य। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि अब आपको बताना है भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई थी। इस चीज को जरूर बताना, स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताना। इसका आंसर देना है आपको। और इसके अलावा जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे होगा उसका आंसर देना। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे थोड़ा सा अलग प्रकार का है, उसमें ऑप्शन नहीं दिए। चलिए आगे अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत तथा अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 निम्नलिखित में से किस स्थान पर हो रहा है? उत्तराखंड में, असम में, पश्चिमी समुद्र तट पर या पूर्वी समुद्र तट पर? उत्तर है पूर्वी समुद्र तट पर। देख लीजिए, पूर्वी समुद्र तट पर टाइगर ट्रायम्फ हो रहा है। भारत और अमेरिका यानी अमेरिका के बीच स्थापित भागीदार के अनुरूप दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय त्रिसेवा, ये याद रखना, ये त्रिसेवा अभ्यास है। मानवीय सहायता, मानवों को जो सहायता आपदा की स्थिति में, आपदा राहत, सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 18 से 31 मार्च 2024 तक पूर्वी समुद्र तट पर निर्धारित है। भारतीय नौसेना अभिन्न हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट के साथ जहाज, भारतीय नौसेना के विमान, भारतीय थल सेना के जवान, वाहन तथा भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर के साथ रैपिड एक्शन मेडिकल टीम इस सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि मद्रास संगीत अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। ऋतिका चोपड़ा हैं, ग्रीष्मा कुठार हैं, टी.एम. कृष्णा हैं या अमिताभ घोष हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो है टी.एम. कृष्णा। देख लीजिए एक बार, ये हैं टी.एम. कृष्णा। प्रसिद्ध कर्नाटक गायक टी.एम. कृष्णा को 2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। अब टी.एम. की फुल फॉर्म क्या है? थोडुर मदाबुसी कृष्णा। भारतीय कर्नाटक गायक के अलावा एक लेखक और कार्यकर्ता भी हैं। कृष्णा को वर्ष 2016 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया था और राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार को कर्नाटक संगीत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, प्रश्न जो बड़े बड़े थे वो हमने खत्म कर दिए हैं। अब यहाँ पर वन लाइनर कुछ क्वेश्चन हम लेके आए और हम प्रयास करेंगे कि आगे से वन लाइनर क्वेश्चन और लेके आया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए। और ट्रस्ट करिए आप एक बार कि मैं यहाँ से करवाने के बाद मैं आपको भेज दूंगा, बस इतना पूरा आप रट लेना, अच्छे से रट लेना। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम में चले जाना, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और जितने भी वनडे एग्जाम है, यूपीएससी में इसमें से नहीं आएगा क्योंकि उसका थोड़ा सा जो उसकी बनाने का तरीका होता है, फॉर्म करने का तरीका वो अलग होता है। बाकी के इन सारे छोटे छोटे एग्जाम्स को ये कवर करेगा। पहला पढ़ते हैं, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर, याद रखना ये अहिल्या नहीं है, आरओ यारो वाले याद रखिए, ये अहिल्या नहीं है, अहिल्या है, अहिल्या नगर कर दिया गया है। ये अहिल्या ये शुद्ध होता है, ये अशुद्ध होता है। विश्व के नंबर 2 पुरुष टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज और विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विटेक ने इंडियन वेल्स 1000 के क्रम से पुरुष और महिला खिताब जीते हैं। नई दिल्ली के भारत वैकेशनम और भारत व्यापार साझेदारी संगठन में 18 से 20 मार्च 2024 तक स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। भारत के पहले फ्यूचर लैब का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में राजीव चंद्रशेखर द्वारा किया गया है, ये याद कर लेना। हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार रतन टाटा जी को दिया गया है, ये भी याद कर लेना। आगे देखते हैं,
हाल ही में हुए गोल्डन लंगूर सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल 7396 गोल्डन लंगूर हैं। गोल्डन लंगूर IUCN की लुप्तप्राय श्रेणी में आते हैं। यह मुख्यतः ब्लैक माउंटेन जो भूटान में है की तलहटी में पाए जाते हैं और हाल ही में पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव का आयोजन मणिपुर में किया गया है। आज के में इतने ही हैं, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन और देख लीजिए कि हाल ही में भारत के किस राज्य में कछुओं को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए जलवायु लचीली हैचरी का निर्माण किया गया। ये क्या था? ये इससे पहले जो हमने कल प्रश्न पूछा था ये वो है। इसका उत्तर क्या है? तमिलनाडु है। सभी ने उत्तर दिया था। मुझे वाकई बहुत खुशी हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसमें भागीदारी निभाई थी। तमिलनाडु में हैचरी का निर्माण तटीय बहाली मिशन के तहत किया जा रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य समुद्री जीवन विशेषकर ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा के महत्व के बारे में मछुआरों और स्थानीय समुदायों में जागरूकता फैलाना और उन्हें सशक्त बनाना है। अब जो आज का क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। आज का क्वेश्चन ये है कि कितने भारतीय राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं? कितने करते हैं? पहली बात तो संख्या बतानी है और दूसरी उनके नाम भी लिखने हैं। ये करना है आपको कमेंट बॉक्स में। हिसाब से देख के मैं आपको हिसाब से देख लेना मैं आपको सही से कि मिजोरम लगता है या नहीं लगता, मणिपुर में अरुणाचल प्रदेश ऊपर लगता है या नहीं लगता, और अच्छे से निगाह डाल लेना। आप पूरे के सातों राज्य जो हैं नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के लोकेशन को अच्छे से देख लेना, ठीक है। और फाइनली मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो अगर आप हमारे यूट्यूब पर हैं और वीडियो देखते हैं तो देखो इसमें क्या है कि 70% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बाकी के 3% लोग सब्सक्राइब करते हैं, 30% लोग। मुझे काफ़ी खुशी है, मैं इन लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो अगर आप वीडियो देखते हैं और अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है आगे। और साथ ही में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि देखो आप ना एक चीज़ दिमाग में डाल लीजिए और वो है ट्रस्ट। थोड़ा सा ट्रस्ट कर लीजिए आप, बस आप ट्रस्ट करके और आने वाले 3-4 महीने ढंग से पढ़ लीजिए मेरी करंट अफेयर को। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप वापस आकर के मेरी तारीफ जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में कि हमने कितने ज़्यादा प्रश्न यहाँ से किए हैं। ये याद रखना, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए। देखो खबरें जो होती हैं ना, मैंने कहा था कि कुछ शॉर्ट टर्म की होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म की होती हैं। जो शॉर्ट टर्म की खबरें होंगी वो जब एग्जाम होगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने पुरानी होती हैं। आप PYQ को उठा करके देख लीजिए। मैं तो PYQ को एनालाइज कर रहा हूँ, उसके बाद आपसे ये कह रहा हूँ। और जो लॉन्ग टर्म की खबरें होती हैं ना, लॉन्ग टर्म की, उनका यूज होता है कि वो कितनी भी पुरानी होंगी, 2 साल भी पुरानी होगी, 1 साल भी पुरानी होगी, तब भी उसके आने के चांस हैं। ये याद रखना। आज की क्लास में इतना ही। चलो तो अब कल मिलते हैं।